हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। मैं संदीप तोमर आपकी अपनी कोचिंग आकाशदीप में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी पहली वीडियो के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा कि पहली वीडियो अपलोड होने के बाद मेरे को दूसरी वीडियो अपलोड करने में ज़्यादा समय लग गया, तो किन्हीं कारणों की वजह से मैं अपलोड करने में असमर्थ रहा, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए हम आगे के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हम पढ़ रहे थे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। हमने लास्ट पढ़ा था फोकस, मुख्य फोकस की परिभाषा पढ़ी थी। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपका। यहाँ पर ये ध्रुव है, यहाँ पर ये वक्रता केंद्र था, बीच में फोकस था और हमने पढ़ी थी मुख्य मुख्य परिभाषाएं। ये ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। फोकस किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच के बिंदु को फोकस कहते हैं। ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब आगे परिभाषा आती है फोकस दूरी की। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी मुख्यतः दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी होती है। तो या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, या दूसरे हिसाब से हम बोल सकते हैं ये वक्रता त्रिज्या का आधा मान है। वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या के आधे मान को, आधे मान मतलब ये आधा मान है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वक्रता त्रिज्या के आधे मान को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी की हम परिभाषा लिखेंगे, फोकस दूरी, तो वक्रता त्रिज्या के आधे मान को, वक्रता त्रिज्या के आधे मान को फोकस दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या के आधे मान को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी को f से लिखते हैं, फोकस दूरी को f से लिखते हैं। फोकस दूरी f बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, वक्रता त्रिज्या r बटे 2, ये होगा। नेक्स्ट आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या है? तो मुख्य अक्ष और वक्रता त्रिज्या की परिभाषा में वो मामूली सा अंतर है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और यही अगर हम परिभाषा थोड़ी सी आगे बढ़ा दें कि वक्रता केंद्र व ध्रुव को जाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो हम इसे में लिखेंगे वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर जाने वाली, होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव इनको होकर जाने वाली ये वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी, मुख्य अक्ष। तो मेन टॉपिक्स या मेन बिंदु अवतल दर्पण के बारे में हमने पढ़ लिए हैं। तो दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, इन्हें वीडियो रोक करके लिख लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम। तो प्रतिबिंब बनने के नियमों में मुख्यतः हम किरणों के बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी किरण हम दर्पण में किस हिसाब से डाल सकते हैं, इस बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर ये वक्रता केंद्र है, बीच में फोकस होगा और यहाँ पर ये ध्रुव है। तो यदि कोई किरण, यहाँ पर ये वक्रता केंद्र होगा, यहाँ पे फोकस होगा
और यहाँ पर ध्रुव। पहले चित्र बना लेते हैं। तो यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तब वह दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है। इससे होकर जाएगी, फोकस से होकर। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तब वह दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है। सेम इसमें जाती हुई प्रतीत होती है। मतलब हम देखेंगे, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तब वह दर्पण से टकराने के पश्चात, इसमें वास्तव में तो होकर नहीं जाएगी, क्योंकि अगर ये वास्तव में होकर चली गई तो परावर्तन के नियम का उल्लंघन हो जाएगा, जो कि असंभव है। तो किरण का आर पार जाना असंभव है, इसलिए ये किरण फोकस की सीध से होकर जाती है। फोकस से ना होकर जाके ये फोकस की सीध से होकर जाती है। तो ये किरण फोकस की सीध से इधर की साइड वास्तव में होकर के जाएगी। तो यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तब वह उत्तल दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, ऐसा हम बोलते हैं। तो जाती हुई प्रतीत होने का अर्थ इससे ही है कि यह फोकस की सीध से होकर जाती है, ये ध्यान रखना है। फिर दूसरे में आता है कि यदि कोई किरण फोकस से होकर जाती है, तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर वक्रता केंद्र है, यहाँ पर इधर चलो, हमने इधर अवतल बनाना है, तो इधर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये वक्रता केंद्र है, बीच में फोकस है और यहाँ पर ध्रुव है। तो यदि कोई किरण फोकस से होकर जाती है, यदि कोई किरण फोकस से होकर जाती है तब वह दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष मैंने पहले बोला था कि ये वाली रेखा है, ये इस वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं, ये मुख्य अक्ष है। तो यदि कोई किरण फोकस से होकर जाती है तब वह दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसमें हम पढ़ेंगे, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के अंदर ये वक्रता केंद्र हो गया, बीच का पॉइंट फोकस कहलाता है और ये दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है ध्रुव। तो यदि कोई किरण फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, फोकस से वास्तव में तो नहीं जाएगी परंतु जाती हुई प्रतीत होगी। यदि कोई किरण फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होने का अर्थ यह है कि ये फोकस की सीध से अगर हम कोई भी किरण छोड़ते हैं तब वह दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो यदि कोई किरण फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है तो वह दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम बोलता है, तीसरा नियम है, यहाँ ये ध्रुव है, यहाँ वक्रता केंद्र है, बीच में फोकस होता है। तो यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, इसमें तो वास्तव में जाएगी। अवतल दर्पण के अंदर तो किरण वास्तव में जाती है और उत्तल दर्पण के अंदर जाती हुई प्रतीत होती है। तो यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तब वह दर्पण से टकराने के पश्चात जिस दिशा में आती है उस दिशा में ही वापस लौट जाती है। और इसमें हम देखेंगे, यहाँ पर उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण बना लेते हैं इस प्रकार से। इसका अपना एक वक्रता केंद्र होता है, अपनी एक फोकस होती है और यहाँ पर ध्रुव है। तो यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है, इसमें वक्रता केंद्र से वास्तव में जाएगी नहीं, जाती हुई प्रतीत होगी। तो यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है तो इसमें वक्रता केंद्र की सीध से, वक्रता केंद्र की सीध से होकर किरण को डालेंगे तो ये ऐसे मानते हैं कि वक्रता केंद्र से अगर ये आर पार जाती तो ये वक्रता केंद्र से होकर जाती। तो यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है तो जिस दिशा में आती है उस दिशा में ही वापस लौट जाती है। इसका अंतिम नियम पढ़ते हैं हम। अंतिम नियम क्या है? अंतिम नियम में आता है, पहले हम दोनों दर्पणों को बना लेते हैं।
यहाँ पर ये अवतल दर्पण है और इधर की साइड हम बना लेते हैं उत्तल दर्पण। तो ये हमने पॉलिश कर दी और इसका जो वक्रता केंद्र है वो दाएं तरफ की दाएं साइड होता है, तो इसे वक्रता केंद्र बोल देंगे। दाएं हाथ की तरफ इसका फोकस होता है, इसका मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यदि कोई किरण ध्रुव पर आती है, अब की बार किरणों को ध्रुव पे भेजेंगे, तो सबसे पहले हम दर्पण को ही बना लेते हैं। यहाँ पर भी ये वक्रता केंद्र होगा, यहाँ पर फोकस होगा, यहाँ पर ध्रुव होगा। तो यदि कोई किरण ध्रुव पर आती है, यदि कोई किरण ध्रुव पर आती है तो जितने कोण से वह आपतित होती है उतने कोण से ही वो परावर्तित हो जाती है। तो ये कोण सेम होंगे, ऊपर वाला थीटा है तो नीचे वाला भी थीटा ही रहेगा। तो यदि कोई किरण ध्रुव पर आपतित होती है तब वह जितने कोण पर आपतित होती है उतने कोण से ही परावर्तित हो जाती है। ये आते हो चिन्ह और ये जाता हो चिन्ह दिखा देंगे। यदि कोई किरण जितने कोण पर ध्रुव पर आती है उतने कोण से ही परावर्तित हो जाती है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी सेम है, यदि कोई किरण दर्पण के ध्रुव पर आती है तब वह जितने आपतन कोण से आती है उतने परावर्तन कोण से परावर्तित हो जाती है, ये ध्यान रखना है। ये अगर ये थीटा है तो ये भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा, नीचे वाला कोण भी। ये चौथा नियम भी कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट चलते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अभी इसे साफ कर लेते हैं पूरे बोर्ड को। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 कंडीशंस में बनता है या 6 स्थितियों में बनता है। तो उनमें से पहली स्थिति हम पढ़ेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर हो, तो अनंत पर वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब हम देख लेते हैं कहाँ बनेगा। तो ये हमने कोई अवतल दर्पण ले लिया, ये ध्रुव होगा इसका, यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा और बीच में कहीं फोकस होगा। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत पर स्थित वस्तु तो नहीं दिखाई देगी, परंतु उससे आने वाली किरण जरूर दिखाई देगी। तो उससे आती हुई सिर्फ किरणें दिखाई देंगी, वस्तु नहीं दिखाई देगी। एक मुख्य अक्ष समानांतर, क्योंकि इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि वस्तु अनंत पर है तो इसलिए अनंत दूरी तय करने के लिए किरणों को समांतर रहना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा भी होगा, रेल की पटरियां वगैरह बिछाते हैं तो अनंत दूरी तक तभी बिछा पाते हैं जब उन्हें आपस में समानांतर रखते हैं। तो ये दोनों किरणें आपस में समानांतर रहेंगी। एक किरण को ऊपर की तरफ से भेज दिया तो किससे होकर जाएगा, अभी हमने पढ़ चुके थे, फोकस से होकर जाती है। और एक किरण को नीचे से भेज देते हैं तब भी वो किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं यदि कोई किरण मुख्य अक्ष समानांतर छोड़ते हैं तब वह दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ऐसी नीचे से जब छोड़ेंगे तो ये भी दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से ही होकर जाएगी। तो इसमें हमें मालूम पड़ रहा है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और बहुत ज्यादा छोटा बनता है। तो जब वैसे भी हमें ध्यान रखना है, अनंत का संबंध फोकस से होता है और बहुत ज्यादा छोटे होने से होता है। ये वर्ड हमें ध्यान रखना है, ये तीनों वर्ड आपस में रिलेट करते हैं। तो जब वस्तु अनंत पर होता है तो अनंत का संबंध फोकस से होता है और बहुत ज्यादा छोटा होने से होता है। तो इसमें लिखेंगे हम, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब 5 कंडीशन में तो उल्टा वास्तविक बनेगा, तो इसलिए 5 कंडीशन तक हम लिखेंगे। उल्टा वास्तविक व वस्तु से बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अनंत का संबंध फोकस से होता है और बहुत ज्यादा छोटे होने से होता है।
तो इसमें ये ध्यान रखेंगे कि ज़्यादातर कंडीशन में उल्टा वास्तविक तो बनेगा ही बनेगा, इसे तो इतना खास ध्यान नहीं रखना पड़ेगा हमें, परंतु इससे जरूर ध्यान रखना है कि अनंत का संबंध जो होता है बहुत ज़्यादा छोटे होने से होता है। और किससे होता है, कहाँ पर बनता है, कहाँ बनेगा, तो कहाँ बनेगा, ये बनेगा जी फोकस पर बनेगा, फोकस पर। ठीक है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा बनता है, तो कहाँ बनेगा, ये फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत ज्यादा छोटा बनेगा। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन हम पढ़ते हैं, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो। तो इसका हम चित्र देख लेते हैं, सेम चित्र बनाना है हमें, प्रकार में उचित दूरी भरनी है और इस मुख्य अक्ष पर किसी भी बिंदु पर रखकर हमें गोला खींच देना है, लगभग अर्धवृत्त सा खींच देना है और पॉलिश करके दिखा देनी है। इसके मध्य बिंदु को ध्रुव बोलना है और जहाँ पर प्रकार की नोक रखी थी वो वक्रता केंद्र होगा और इन दोनों का मिड पॉइंट, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बिंदु होगा वो फोकस कहलाएगा। तो ये हो गया। तो यदि कोई किरण अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो, तो अनंत इधर वाले बिंदु का कुछ नाम नहीं है तो इसका नाम अनंत ही बोलते हैं हम, या कभी कभी इसे बोल दिया जाता है वक्रता केंद्र से परे। परे का मतलब भी एक तरीके से अनंत ही समझो। तो या तो बोलेगा वक्रता केंद्र से परे या फिर बोलेगा अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, बात एक ही है। तो यदि वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच है तो अनंत व वक्रता केंद्र के बीच होने से मतलब होता है कि वक्रता केंद्र से पल्ली पल्ली तरफ वस्तु कहीं भी रखी हुई हो सकती है। तो मैं इधर रखता हूं वस्तु को और एक किरण मैंने मुख्य अक्ष के समांतर छोड़ी, किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाती है। ठीक है, और दूसरी किरण में वक्रता केंद्र से होकर छोड़ रहा हूं, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जिस दिशा में आती है उस दिशा में ही वापस चली जाती है। तो ये किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर वाली दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर गई और वक्रता केंद्र वाली जिस दिशा में आती है उस दिशा में वापस चली जाती है। तो दोनों इस बिंदु पर आकर काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं वही प्रतिबिंब होता है। उस वाले बिंदु को हम मुख्य अक्ष से मिला लेते हैं, वही प्रतिबिंब बन जाता है, ये प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिबिंब के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये कहाँ बना हुआ है, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच बना हुआ है। और कैसा बना हुआ है, उल्टा बना हुआ है। और उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी ज्यादातर कंडीशन में प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। बस एक ही स्पेशल कंडीशन है, छठी कंडीशन, वो मैं बताऊंगा बाद में, तो उसमें ही सीधा और आभासी बनेगा, बाकी ज्यादातर कंडीशन में उल्टा और वास्तविक बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो तो लिखना है इसमें, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र में फोकस के बीच बनेगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये बीच में प्रतिबिंब है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। वक्रता केंद्र व फोकस के बीच और हमेशा की तरह उल्टा वास्तविक ठीक है, उल्टा वास्तविक व वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, ये ध्यान रखना है। तो अब हम नियम नंबर 3 पे आते हैं, इसकी स्थिति तीसरी पढ़ते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो वक्रता केंद्र के लिए भी देख लेते हैं हम चित्र। ये अवतल दर्पण, इस पर पॉलिश हो चुकी है, या इसका बीच वाला पॉइंट को ध्रुव बोलते हैं।
इसका अपना एक केंद्र होता है, इसे वक्रता केंद्र बोलते हैं। इनका मध्य बिंदु फोकस कहलाता है। तो अब की बार वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखना है। तो वक्रता केंद्र पर होगी तो एक मुख्य अक्ष के समानांतर किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, और एक फोकस से होती हुई छोड़ेंगे। एक वस्तु ये फोकस से होती हुई छोड़ेंगे, ये टकराने के पश्चात किससे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। ये वक्रता केंद्र के बिल्कुल नीचे ही काटेगी, ये वक्रता केंद्र के नीचे ही काटती है। तो इसमें ध्यान रखना है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के नीचे ही दिखाई दे रहा है। तो इसमें लिखेंगे, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनना है, वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र पर ही उल्टा वास्तविक व वस्तु के बराबर आकार का, वस्तु के बराबर आकार का बनता है। अब इन दोनों कंडीशन, पहली और तीसरी कंडीशन से दूसरी कंडीशन हम आसानी से याद रख सकते हैं। इस वाली कंडीशन से हमें मालूम पड़ा कि वक्रता केंद्र जहां पर होगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और वक्रता केंद्र का मतलब होता है प्रतिबिंब के बराबर आकार के बनने से। ये ध्यान रखना है, 3 वर्डों को याद रखना है। ये उल्टा और वास्तविक तो मैंने बताया ही था कि उल्टा वास्तविक तो 5 कंडीशन में बनना ही बनना है। अब इसके अलावा हर एक चीज में एक वर्ड पकड़ना है। इसमें वक्रता केंद्र पकड़ा तो वक्रता केंद्र का मतलब होता है वक्रता केंद्र से ही, इसमें वक्रता केंद्र पर ही बनना है प्रतिबिंब, ये ध्यान रखना है। वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु होगी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक तो हर बार की तरह बनी रहा है, उल्टा वास्तविक, यहाँ पर भी उल्टा वास्तविक। ये यहाँ पर ये तीसरा वर्ड हमें पकड़ना है, वस्तु के बराबर आकार का, ये बराबर आकार, ये वर्ड पकड़ना है, बराबर आकार का बनता है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो इससे हमें मालूम पड़ता है वक्रता केंद्र का संबंध वक्रता केंद्र से ही होता है। और किससे होता है, आकार से संबंधित होता है, बराबर आकार से। जैसे कि हम पहली कंडीशन में पढ़ चुके थे, अनंत का संबंध किससे होता है, फोकस से होता है, फोकस पर बनता है प्रतिबिंब। और कैसा बनता है, बहुत ज्यादा छोटा बनता है। इसमें 3 वर्ड याद रखने हैं, बहुत छोटा, एक ये अनंत याद रखना है, बहुत छोटा बनता है, और कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ये तीनों आपस में रिलेट होते करते हैं एक दूसरे को। तो अनंत का संबंध फोकस से है, और किससे है, प्रतिबिंब के छोटे होने से है। ये बहुत छोटे होने से नहीं, सिर्फ बहुत छोटे होने से होता है। वैसे भी हम देखते हैं, जब हम अपने आप को दर्पण में देखने का प्रयास करते हैं तो हम जितनी ज्यादा दूरी पर खड़े होते हैं दर्पण से, उतने ही अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, छोटा दिखते हैं। ये ध्यान रखना है। तो अनंत पर दिखाई देंगे तो अनंत पर तो बहुत ज्यादा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ये याद रखना है। तो बीच वाली कंडीशन को कैसे याद रखें, इन दोनों कंडीशन से। तो बीच वाली कंडीशन को 2 वर्ड दिखाई दे रहे होंगे, एक तो अनंत दिखाई दे रहा है, एक वक्रता केंद्र दिखाई दे रहा है। इसमें इनमें तो सिंगल वर्ड दिखाई दे रहे हैं, अनंत और वक्रता केंद्र। तो इन दोनों की कंडीशन से ये कंडीशन बन जाती है। कैसे बनती है देखते हैं। अनंत का मतलब मैंने बोला था फोकस से। तो देखो इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनना है, फोकस दिखाई देगा। अनंत का संबंध फोकस से, तो अनंत वर्ड आया तो इसमें प्रतिबिंब फोकस पे बना। और दूसरा वर्ड आया इसमें वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र का संबंध मैंने बताया था वक्रता केंद्र से ही होता है। तो देखो इसमें वक्रता केंद्र दिखाई दे रहा है, इसमें ये वर्ड है। तो इसमें अगर जिसमें 2 वर्ड होंगे तो उसमें ध्यान रखना है कि अनंत का संबंध तो फोकस से होता है और वक्रता केंद्र का संबंध वक्रता केंद्र से होता है। इससे हम उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं कहां पर बनेगा। तो अनंत का संबंध है फोकस से और वक्रता केंद्र का संबंध है वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा, आकार में कैसा बनेगा, तो वो ध्यान रखना है। अनंत का मतलब होता है बहुत छोटे होने से, तो अनंत की जगह तो हम लिखेंगे बहुत छोटा। बहुत छोटा, 2 वर्ड आए ना इसमें, अनंत आया और वक्रता केंद्र आया, तो अनंत की जगह तो हमने लिख दिया बहुत छोटा।
और वक्रता केंद्र का मतलब क्या होता है, बराबर आकार का। तो बहुत छोटा और बराबर, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालेंगे तो ये बहुत छोटा ना रह करके सिर्फ ये छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा, क्योंकि छोटे को जब बराबर से ऐड करके इसका एवरेज निकाला जाता है वो बहुत छोटा ना रह जाता है, वो छोटा हो जाता है, उसका मान कम ना रह करके थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसलिए बहुत छोटा ना होकर के छोटा बनेगा, क्योंकि इन दोनों का एवरेज है। अनंत का मतलब बहुत छोटा, वक्रता केंद्र का मतलब बराबर आकार का, तो बहुत छोटा प्लस बराबर बटे 2 इक्वल टू में क्या होगा, छोटा होगा। तो ये छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, ये याद रखना है, ट्रिक से ही याद रखेंगे, इसे लिख लेंगे। आगे चलते हैं। आगे चौथी कंडीशन आती है इसमें, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो, तो इसमें याद रखेंगे, ये अवतल दर्पण बना दिया है हमने, ये बीच वाला पॉइंट ध्रुव है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, बीच वाले पॉइंट को फोकस बोलते हैं यहाँ पर। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे वस्तु को यहाँ पर। तो एक किरण हमने मुख्य अक्ष के समानांतर छोड़ी, ठीक है, एक किरण को हम मुख्य अक्ष के समानांतर छोड़ते हैं, तो वह दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है, और एक किरण को हम फोकस से छोड़ देते हैं, एक किरण को फोकस से छोड़ देते हैं, तब वह दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है जी, यहाँ पर आकर के ये किरण कहीं यहाँ पर आकर काटेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जब होगी तो ये किरणें आपस में यहाँ आकर के काटेंगी। तो जहाँ जिस पॉइंट पर दोनों किरणें काटती हैं उस पॉइंट को मुख्य अक्ष से मिला देते हैं, ये मिला दिया हमने। जिस बिंदु पर दोनों किरणों ने आपस में काटा उस बिंदु को हम मुख्य अक्ष से मिला देते हैं, ये प्रतिबिंब बन जाता है। तो हम देख चुके हैं कि ये वस्तु तो इसके सामने बहुत ज़्यादा छोटी नजर आ रही है, उसका प्रतिबिंब क्या बन गया, अब बड़ा बन गया है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसमें, और इस वाली साइड का नाम कुछ होता नहीं है तो इसलिए इसे अनंत बोल देते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे हम, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। वक्रता केंद्र से पल्ली तरफ बनना है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत व वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो कहां बनेगा, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच कैसा बनेगा, हमेशा की तरह उल्टा वास्तविक व वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। तो अभी पांचवें पॉइंट को पढ़ लेते हैं, फिर इसकी ट्रिक पांचवें पॉइंट में छिपी हुई है, उससे इसे याद करेंगे। तो अब पांचवी कंडीशन आती है, जब वस्तु फोकस पर हो, फोकस पर हो। तो इसके लिए हम चित्र देख लेते हैं। ये मुख्य अक्ष है और ये अवतल दर्पण है, इस पर पॉलिश कर दी। ये बीच वाला बिंदु ध्रुव कहलाता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, बीच वाले पॉइंट को फोकस बोलते हैं। तो अब की बार वस्तु को फोकस पर रखना है, वस्तु को फोकस पर रखे तो एक मुख्य अक्ष के समानांतर छोड़ेंगे तो किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। एक वक्रता केंद्र से होकर छोड़ेंगे, वक्रता केंद्र से होकर छोड़ेंगे तो दर्पण से टकराने के पश्चात
वक्रता केंद्र से ही होकर जाएगी ये, तो ये समांतर चली जाएगी। ये ना तो इधर की साइड, या ना तो इधर की साइड कहीं मिलेगी और ना ही इधर की साइड मिलेगी। तो ऐसा मान लेते हैं कि ये कहीं जाकर अनंत पर मिलेगी। तो इसमें लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर कैसा बनेगा? उल्टा वास्तविक व वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ये ध्यान रखना है। तो पहले इस कंडीशन के बारे में समझेंगे, फिर इससे और पिछली वाली से मिला करके इस वाली कंडीशन के बारे में समझेंगे। तो जब वस्तु फोकस पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो मैंने बोला था कि अनंत का संबंध फोकस से होता है और फोकस का संबंध अनंत से होता है। तो यहाँ पर फोकस लिखा हुआ है, फोकस वर्ड, सिर्फ एक वर्ड पकड़ेंगे फोकस। फोकस का संबंध किससे है जी? अनंत से है, क्योंकि हर बार प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक तो बन ही रहा है। बस हमें याद रखना है कि फोकस पर होगा तब कहाँ बनेगा। तो फोकस पर होगा तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर होगा तो फोकस पर बनेगा। तो अनंत का संबंध फोकस से होता है, फोकस का संबंध अनंत से होता है। तो फिलहाल में फोकस पर बनना है प्रतिबिंब, तो फोकस का संबंध अनंत है, तो अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा? तो जब हम पढ़ते थे अनंत पर है वस्तु, तो वस्तु अगर अनंत पर रखी है, तो जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर हम दर्पण से बहुत ज्यादा दूर खड़े हुए हैं तो खुद को बहुत ज्यादा छोटा दिखाई देगा हमें अपना प्रतिबिंब, और जैसे हम दर्पण के नजदीक जाते चले जाएंगे तो ऐसे ही हमें अपना प्रतिबिंब बड़ा बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो फोकस तो दर्पण के नजदीक है, तो बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है, तो नजदीक होने से उसका प्रतिबिंब क्या बन जाएगा? बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा। ऐसे ध्यान रखना है, या फिर ऐसे याद रख लेना है, ऐसे फोकस का संबंध अनंत से और बहुत बड़े होने से है। ठीक है, फोकस का संबंध किससे होता है? ठीक है, बहुत बड़ा, ये ध्यान रखना है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। अब इसको और इससे पिछली वाली ट्रिक को हम इस पे अप्लाई करेंगे, तीसरे नंबर वाली ट्रिक को, और इसको मतलब इस पे अप्लाई करेंगे। तो वस्तु, वक्रता केंद्र और फोकस, इसमें दो वर्ड आ रहे हैं ना, वक्रता केंद्र और फोकस। तो इसमें वक्रता केंद्र याद रखना है और फोकस याद रखना है। और वक्रता केंद्र का मतलब क्या था? वक्रता केंद्र का मतलब था बराबर आकार का बनने से, और वक्रता केंद्र पर ही बनने से था। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा पहले वो देख लेते हैं। वक्रता केंद्र का संबंध वक्रता केंद्र से होता है, तो इसमें देखो वक्रता केंद्र आ रहा है, ये इसे अंडरलाइन करो। वक्रता केंद्र का संबंध वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र हो गया। फोकस का संबंध किससे? अनंत से। तो वस्तु कहाँ है? वक्रता केंद्र व फोकस के बीच, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। दो वर्ड आ रहे हैं तो दोनों वर्डों का मतलब लिख दिया। वक्रता केंद्र का मतलब वक्रता केंद्र है और फोकस का मतलब अनंत है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा? कैसा बनने के लिए हम इनके मतलब समझेंगे कि भाई वक्रता केंद्र का मतलब क्या था? बराबर आकार का होने से था, और फोकस का मतलब था प्रतिबिंब के बहुत बड़ा बनने से। देखो ये वक्रता केंद्र का मतलब क्या है? बराबर का। ठीक है, बराबर प्लस कोई चीज बराबर है, बराबर और बहुत बड़ी। फोकस का मतलब क्या है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो बराबर और बहुत बड़े का एवरेज करेंगे, क्योंकि दो वर्ड आ रहे हैं तो दो वर्डों का एवरेज करके ही लिखेंगे। तो वक्रता केंद्र का मतलब बराबर आकार से होने से हुआ, फोकस का मतलब बहुत बड़े होने से हुआ। तो बराबर और बहुत बड़े का एवरेज करेंगे तो वो बहुत बड़ा ना होकर के सिर्फ बड़ा रह जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है, ये ध्यान रखना है। इसकी भी ट्रिक कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट कंडीशन पे चलते हैं हम, छठी कंडीशन। जब वस्तु फोकस व ध्रुव के मध्य हो, तो इसमें फिर बना लेंगे अवतल दर्पण का चित्र। ये अवतल दर्पण है,
यहाँ पर ये इसका पोल है या ध्रुव बोलते हैं इसे, इसका अपना एक केंद्र होगा वक्रता केंद्र, और इन दोनों के मध्य बिंदु को फोकस बोलेंगे। अगर वस्तु को मैं फोकस व ध्रुव के बीच रखूंगा तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर छोड़ेंगे तो किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, और एक किरण को मैं वक्रता केंद्र की सीध से छोड़ूंगा तो वक्रता केंद्र की सीध से ये ऐसे टकराएगी और वक्रता केंद्र पे वापस ऐसे जाएगी। तो इधर तो कहीं नहीं मिलेंगी ये। एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर छोड़ी, फोकस से होकर गई, एक किरण वक्रता केंद्र की सीध से होकर छोड़ी तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो इधर तो कहीं नहीं मिलेंगी क्योंकि इधर जितना आगे बढ़ाएंगे उतना ही गैप बढ़ता चला जाएगा। तो इसे हम पीछे की तरफ हटाएंगे, इन किरणों को हम पीछे की तरफ हटाएंगे तो एक दर्पण के पीछे जाकर किसी बिंदु पर काटते हुए नजर आएंगे। इस बिंदु पर काटा तो इस बिंदु को हम हर बार की तरह मुख्य अक्ष से मिलाएंगे तो ये प्रतिबिंब हमें दिखाई दिया। प्रतिबिंब इसमें बनेगा दर्पण के पीछे सीधा आभासी। यही स्पेशल कंडीशन होती है जिसमें प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। बाकी 5 कंडीशन में प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। तो इसमें प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो इसमें सिर्फ ये ध्रुव वर्ड से ही मालूम पड़ जाता है, जिसमें ध्रुव नामक शब्द आएगा उसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी बनेगा, जो अक्सर वो उत्तल दर्पण क्यों ना हो। आगे हम उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जिसमें ध्रुव नामक वर्ड आता है उसमें प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और कैसा बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा, और वस्तु से बड़ा तो बनना ही बनना है। तो इसमें देखते हैं इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा आभासी व वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ये स्पेशल कंडीशन याद रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।